नमस्कार दोस्तों। एक सेठ था, उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम राधिका था। दोनों अब सयाने हो गए थे। बड़ा बेटा था, लेकिन राधिका की शादी सेठ जी पहले करना चाहते थे। वे कहते थे कि लड़की की शादी समय पर हो जाए तो अच्छा है। सेठानी और सेठ जी आपस में बातें कर रहे थे कि अब उन्हें जल्दी से जल्दी राधिका की शादी कर देनी चाहिए। तो सेठ जी ने पंडित जी को बुलाया और कहा कि आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताएं कि राधिका बेटी की शादी किस मुहूर्त पर सही रहेगी। पंडित ने अपनी पोथी खोली और थोड़ी देर के बाद उसमें देखकर बताया कि यजमान देव उठानी के दिन बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, जो 1 महीने के बाद है। अगर राधिका बेटी की शादी उस दिन कर देंगे तो वह अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश रहेगी। सेठ ने कहा, ठीक है तो पंडित जी, हम देव उठाने के दिन ही राधिका बेटी की शादी करेंगे। अब पंडित जी तो दक्षिणा लेकर चले गए। फिर सेठ ने नाई को बुलाया और कहा कि तुम जाओ और अच्छा सा लड़का देखकर राधिका बेटी का रिश्ता पक्का कर आओ, और लड़के वालों से कहना कि देव उठानी के दिन घर पर बारात लेकर आए। नाई ने कहा, ठीक है सेठ जी। अब नाई लड़के की तलाश में दूसरे गांव चला गया। उसके बाद सेठ जी के मन में आया कि उसने ये अच्छा नहीं किया कि नाई को अपनी बेटी के लिए लड़का देखने भेज दिया। उसने अपनी बेटी को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है। वह उसकी सारी पसंद नापसंद को जानता है, तो उसे स्वयं ही अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद करना चाहिए। यह सोचकर सेठ सिठानी से कहकर लड़का ढूंढने के लिए दूसरे गांव चला गया। अब जब सेठ जी चले गए तो सेठानी मन में सोचने लगी कि सेठ जी लड़का देखने तो गए हैं, पर वे तो घर बार और परिवार भी ही अच्छा देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि लड़का गोरा है या काला। उनके लिए तो दोनों रंग बराबर हैं। लेकिन मेरी राधिका तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके लिए तो सुंदर सा लड़का ही ढूंढना चाहिए, जो खानदान में भी अच्छा हो। यह सोचकर सेठानी भी राधिका बेटी के लिए रिश्ता खोजने गांव से दूसरे गांव चली गई। अब जो राधिका का बड़ा भाई था, दोनों के जाने के बाद सोचने लगा कि माँ और पिताजी तो बस यही देखेंगे कि लड़का ठीक ठाक हो और घर बार भी अच्छा हो, पर माता पिता के जाने के बाद मुझे ही तो व्यवहार उस लड़के के साथ करना होगा। तो वह लड़का स्वभाव में भी तो अच्छा होना चाहिए। अगर वह स्वभाव में अच्छा होगा और उसके परिवार का स्वभाव भी अच्छा होगा, बोलचाल में कोई घमंड नहीं होगा, तभी तो वे मेरी बहन को सुखी रख सकेंगे। इसलिए यह सोचकर राधिका का भाई भी उसके लिए लड़का देखने चल पड़ा। 1 हफ्ते के बाद चारों घर वापस लौटे। चारों ने अपनी अपनी पसंद के लड़कों के बारे में बताया और यह भी बताया कि उन्होंने देव उठाने के दिन बारात लाने के लिए उनसे कह दिया है। तब सेठ जी कहने लगे, ये तुम लोगों ने क्या किया? जब मैं अपनी बेटी के लिए खुद रिश्ता देखने गया था तो कोई बुरा थोड़ी ना देखता। जो लड़का मैंने देखा है वह हर हाल में राधिका बेटी के लिए सही है।
शकल सूरत में भी बहुत अच्छा है, खानदान भी बहुत बढ़िया है। मैं तो अपनी राधिका बेटी की शादी उसी लड़के से करूँगा। फिर सेठ ने नाई से कहा कि तुम अभी जाओ और अपने पसंद किए लड़के और सेठानी और जो मेरे बेटे ने लड़का पसंद किया है, तीनों जगह जाओ और उन्हें मना कर देना। कह देना कि हमने लड़का कहीं और पसंद कर लिया है। अब नाई ने सेठ की बात सुनी तो मन में सोचने लगा, अब रिश्ता तो मैं तय कर आया हूँ, अब वहाँ वापस रिश्ता तोड़ने जाऊँगा तो वे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह सोचता हुआ वह सेठ जी के घर से बाहर निकल गया। फिर उसने सोचा कि जो रिश्ता मैंने पक्का किया है वहाँ नहीं जाता हूँ, बल्कि जो सिठानी और सिठानी के बेटे ने रिश्ता पक्का किया है उन्हें मना कर आता हूँ, बाद की बाद में देखी जाएगी। यह सोचकर वह जहाँ सेठानी ने रिश्ता पक्का किया था वहाँ पहुँच गया और रिश्ते के लिए मना करने लगा। लड़के वालों ने सोचा कि यह लड़की के पिता का कोई दुश्मन होगा जो उसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में नहीं होने देना चाहता, इसलिए उन लोगों ने नाई की बातों पर ध्यान नहीं दिया और शादी की तैयारियों में लग गए। देव उठानी का दिन आ गया। देव उठानी के दिन सेठ जी के घर 4 बारातें आ गई। चारों बारातों को देखकर सेठ जी हैरान हो गए कि उन्होंने तो 3 लोगों को मना कर दिया था, फिर 4 बारातें घर पर कैसे आ गई। उसने नाई को बुलाया और कहा, क्या तुमने ये रिश्तों को मना नहीं किया था जैसा मैंने तुमसे कहा था। नाई ने कहा, सेठ जी मैं तो मना करके आया था, मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। मेरे मना करने के बावजूद भी अब जो सेठ था वह मन में सोचने लगा, यह तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई। मेरी तो एक ही बेटी है और उसकी शादी मैं एक ही लड़के से कर सकता हूँ, फिर इन बाकी 3 बारातों से क्या कहूँगा, मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। यह सोचकर सेठ जी ने सोचा कि बदनामी से तो अच्छा है कि मैं कहीं डूब कर मर जाऊं। यह सोचकर वह बिना किसी को घर में बताए जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में एक कुआं था। कुएं के पास जाकर जैसे ही वह उसमें कूदने वाला था, वहाँ से एक महात्मा गुजर रहा था। उसने कहा, क्या हुआ, रुक जाओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सेठ ने महात्मा को देखा और कहने लगा, महात्मा जी मेरा मर जाना ही सही है, जिल्लत की ज़िंदगी मैं नहीं जी सकता हूँ। महात्मा ने कहा, ऐसा क्या हुआ। तब सेठ ने बताया कि मेरे घर पर 4 दूल्हे बारात लेकर आए हैं और मेरी तो एक ही बेटी है। अब मैं किसी एक के साथ ही अपनी बेटी का ब्याह कर सकता हूँ, बाकी तीनों को मैं क्या जवाब दूँगा। ये तो मेरे लिए बड़ी ही बेइज्जती वाली बात है कि घर से खाली बारात वापस जाएगी। महात्मा कहने लगे, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे मरने से समस्या हल हो जाएगी। वह तो वैसे ही बनी रहेगी, पर एक काम हो सकता है। तुम अगर मरने की टाल कर दो तो मैं तुम्हारी समस्या को हल कर सकता हूँ। सेठ कहने लगा, क्या सच में महात्मा जी आप मेरी समस्या का हल निकाल सकते हैं। महात्मा ने कहा, हाँ क्यों नहीं। सेठ ने कहा, तो ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना है। महात्मा जी कहने लगे, तुम मेरे साथ चलो।
सेठ जी महात्मा के साथ साथ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया था। महात्मा ने कहा कि इनमें से मादा कुतिया को तुम उठा लो और एक ये जो झोला मेरे पास है इसे लेकर इसमें डाल लो। सेठ ने ऐसा ही किया, उसे झोले में डाल लिया। आगे चलने पर महात्मा ने देखा कि एक सूरी ने कई बच्चों को जन्म दिया है। तब महात्मा ने सेठ से कहा कि इनमें से मादा बच्चा पहचान कर उसे इस झोले में रख लो। अब जो सेठ था उसने मादा बच्चा उठाकर झोले में रख लिया, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि महात्मा जी इन बच्चों का क्या करने वाले हैं। पर वह चुप रहा, उसने महात्मा से कुछ नहीं पूछा। आगे चलने पर एक गधी ने भी दो बच्चों को जन्म दिया था। तो महात्मा ने सेठ से कहा कि मादा बच्ची को उठाकर इस झोले में डाल लो। सेठ ने उस गधी की बच्ची को उठाकर भी झोले में डाल लिया। फिर महात्मा ने कहा कि सेठ जी अब जल्दी से अपने घर चलो। महात्मा भी सेठ के साथ सेठ के घर पहुंच गए। फिर एक खाली कमरे में सेठ ने वह झोला रख दिया और फिर महात्मा ने सेठ से कहा कि इस कमरे में अपनी बेटी को ले आओ। सेठ अपनी बेटी को भी उस खाली कमरे में ले आया। फिर महात्मा ने कहा कि अब इस कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दो जब तक मैं तुमसे खोलने के लिए ना कहूँ। सेठ ने ऐसा ही किया। तीनों जानवरों के बच्चों और अपनी बेटी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। अब जो दूल्हे का पिता था वह आया और सेठ से कहने लगा, सेठ जी देर हो रही है, लड़की को बुलाइए फेरों के लिए। अब जो सेठ था वह घबरा गया। महात्मा ने कहा, सेठ जी मेरे साथ चलिए। तब महात्मा ने कहा कि इस दरवाजे की कुंडी खोलो। सेठ ने जब कुंडी खोली तो देखकर हैरान हो गया। उसकी बेटी की शक्ल की एक नहीं चार लड़कियां उस कमरे में थी। फिर महात्मा ने कहा, जल्दी करो, एक लड़की को निकालो और एक दूल्हे के साथ उसकी शादी कर दो। सेठ ने ऐसा ही किया। एक लड़के के साथ एक लड़की को कमरे से निकाला और उसकी शादी कर दी। ऐसे ही करके सेठ ने चारों दूल्हों के साथ चारों लड़कियों की शादी कर ली। अब सेठ को भी नहीं पता था कि उसकी बेटी असली कौन है। और जब वे चारों ससुराल चली गई कुछ दिनों के बाद फिर उसने सोचा कि मैं देख कर तो आता हूँ कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुश भी है या नहीं, वहाँ का हाल चाल भी पूछ आऊँगा। यह सोचकर वह पहले लड़की के ससुराल गया तो वहाँ उसके समधी ने सेठ की बड़ी आवभगत की और कहा कि सेठ जी आप तो बड़े ही अच्छे इंसान हैं जो आपने हमारी इज्जत रख ली और 3 दूल्हों को छोड़कर मेरे बेटे से ही अपनी बेटी की शादी की। आपकी बेटी तो बड़ी ही अच्छी है, कामकाज भी सारा कर लेती है, बस उसमें एक खराबी है, जब तक वह सुबह सवेरे 10 घरों में झांक कर नहीं आती उसे खाना हजम नहीं होता है और अपनी सास नंद के साथ भी लड़ती रहती है। यही कमी आपकी बेटी के अंदर है। उसके इतना कहते ही सेठ समझ गया कि यह है तो कुतिया की बच्ची ही, घर घर मुँह मारने तो जाएगी। फिर वह दूसरी लड़की के ससुराल गया। वहाँ के समधी ने भी सेठ जी से अच्छे से व्यवहार किया
और कहा कि सेठ जी, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, सारा काम अच्छे से कर लेती है, लेकिन उसमें एक कमी है, वह बड़ी ही गंदी रहती है। नहाने धोने की उसे कहो तो नाक चढ़ाने लगती है, और खाना तो ऐसे खाती है कि सारी चीज़ों को एक साथ ही मिक्स कर लेती है और फिर जानवरों की तरह खाती है, जैसे वह जन्मों से भूखी हो। सेठ समझ गया कि यह है तो सूरी की बच्ची ही, तो ऐसा ही तो करेगी। फिर वह वहाँ से भी चला गया। तीसरी लड़की के ससुराल पहुँचा तो उस समधी ने भी सेठ की खूब आओ भगत की और कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली, जो अपनी बेटी की शादी तीन बाकी दूल्हों को छोड़कर मेरे बेटे से कर दी। आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है, काम भी सारा घर का कर लेती है, पर उसमें एक ही कमी है, 5 मिनट का काम 1 घंटे में ख़त्म करती है और काम करते करते कब सुस्ताने लगती है, पता ही नहीं चलता है। समधी की ये बात सुनकर सेठ समझ गया कि ये है तो गधी की बच्ची ही ना। अब जो सेठ था चौथी लड़की के ससुराल पहुंचा तो वहाँ के समधी ने भी सेठ जी की खूब आओ भगत की और कहा कि सेठ जी, आपकी बेटी ने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है। आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी और संस्कारी है। आपकी बेटी सुबह सवेरे सबसे पहले उठती है, स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करती है और भोग लगाती है। उसके बाद जब सारे परिवार वाले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ही खाना खाती हैं और घर को तो इतना साफ सुथरा रखती है, क्या मजाल सुई भी कहीं पड़ी मिल जाए। वह तो बड़ी ही गुणवान है, उसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और कपड़ों का तो उसे शौक ही नहीं है। वह कहती है कि पिताजी, मेरे पति ही मेरा गहना है, अब इससे बड़ा गहना और पहनकर मैं क्या करूँगी। आपकी बेटी सच में बहुत अच्छी है, वह तो हमारे घर में लक्ष्मी का रूप बनकर आई है। अब जो सेठ था वो समझ गया ये मेरी ही बेटी है। अब उसे पता चल गया था कि जिस घर में उसकी बेटी ब्याही है उस घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं और उसकी बेटी का सम्मान भी करते हैं। अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर सेठ बड़ा खुश हुआ और मन ही मन महात्मा का धन्यवाद करने लगा कि उनकी सहायता से उसकी बेटी को सुयोग्य वर और परिवार मिल गया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।